मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का यूनिट 1 और चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट। पहले हम पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे विद्युत आवेश क्या होता है, घर्षण विद्युत क्या होता है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, स्थिर ऊर्जा, कार्य, बल युग्म, गुण, विद्युत बल रेखा है। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, और साथ साथ देखेंगे गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस प्रमेय, और उसका निगमन करेंगे, सिद्ध करेंगे उसको। और साथ ही हम गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो मोस्टली 3 क्वेश्चन इसमें हमको देखने हैं आज के इस पार्ट में, और गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स। ओके, अच्छा ठीक है। विद्युत फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक वो पढ़ लेते हैं। ये होता है सदिश क्षेत्रफल। वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर बोलते हैं इसे अपन। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसमें काफी काम आएगा समझने में। हमें एक पृष्ठ लिया, ठीक है, किसी भी पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लेते हैं। यदि हम इसका क्षेत्रफल को मानते हैं एस या ए, जो भी मान सकते हैं, एरिया ए मान सकते हैं, क्षेत्रफल को एस से भी शो कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है ये। तो हम एस लेके चलते हैं, हमने एस माना इसके क्षेत्रफल को, और इसका छोटा सा भाग लेते हैं, चाहे किसी जगह का लेंगे, हमने लिए यहाँ का छोटा सा भाग। ठीक है, जो सदिश क्षेत्रफल होता है वो किसी भी पृष्ठ के एक छोटे से भाग के अभिलंबवत होता है ऊपर की ओर, मतलब ds वेक्टर। ठीक है, यदि हम इसको समझना चाहें तो एक ये हमने पृष्ठ लिया, ठीक है, इस पृष्ठ के ऊपर का एक छोटा सा भाग ये बनाया, इसके अभिलंबवत ऊपर की ओर होता है सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, सदिश क्षेत्रफल क्या समझ में आ गया? सदिश क्षेत्रफल को शो किया हमने वेक्टर ds। ओके, ये पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। ठीक है, ये चीज हो गया सदिश क्षेत्रफल। अब ये विद्युत फ्लक्स में कैसे काम आएगा वो देख लेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को या विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये तो इसका डेफिनेशन था। इसे प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। हम केवल फाई भी लिख सकते थे, लेकिन आगे चल के हम लोग चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, यह मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, यदि हम एम और ई को हटा दे, दोनों कंफ्यूज होंगे कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसलिए हम यहाँ पे ई यूज करते हैं और मैग्नेटिक वाले में एम यूज करेंगे अपन। ठीक है, ये आगे का है एम। तो फाई ई ये हो गया विद्युत फ्लक्स, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई। अब किसी पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं तो उस पृष्ठ का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, हम क्षेत्रफल एस ले रहे हैं, तो एस, अब क्षेत्रफल ए लिखेंगे तो कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, दोनों में लग गया वेक्टर, दोनों से दिशावासी। तो फाई ई इज इक्वल टू दोनों के गुणनफल के फर्स्ट, दोनों डॉट मल्टीप्लाई 11th पढ़ चुके हैं। टी डॉट होता है तो cos थीटा लगाते हैं, और क्रॉस होता है तो sin थीटा लगाते हैं। तो हम यूज करेंगे ई एस cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा यहाँ ई और एस के बीच का कोण होता है, ई और एस के बीच का कोण होता है थीटा। तो ये दो फॉर्मूले बन गए विद्युत फ्लक्स के। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स जो होता है वो दो प्रकार, इस कोण के बारे में डिस्कस करते हैं उससे पहले। विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, एक होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हो,
ठीक है। मान लेते किसी पृष्ठ से विद्युत रेखाएं बाहर की ओर जा रही है तो उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और जब किसी पृष्ठ से विद्युत रेखाएं अंदर की ओर आ रही हो तो उसे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हो तो उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और जब किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही है तो उसे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब थोड़ा एंगल को समझते हैं, उसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने सदिश क्षेत्रफल पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट, यदि हम कोई पृष्ठ लेते हैं और उस पृष्ठ का छोटा सा भाग लेते हैं कोई सा, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास सूत्र बनेगा वो बनेगा d phi e इक्वल टू वेक्टर e इंटू ds, ये सूत्र बनेगा, ठीक है। कब? जब हम किसी पृष्ठ का छोटा सा भाग ले रहे हैं, ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी छोटा होगा, जब क्षेत्रफल भी छोटा सा होगा, अल्प क्षेत्रफल होगा, तो उसका विद्युत फ्लक्स भी छोटा सा आएगा, ठीक है, अल्प विद्युत फ्लक्स, इसलिए यहाँ पे डी लगा दिए, डी मतलब बहुत कम। ओके, तो यहाँ से वेक्टर हटाएंगे, डॉट हटेगा, डॉट मल्टीप्लाई हटेगा तो cos थीटा आएगा, ठीक है। d phi e इक्वल टू वेक्टर e इन सॉरी वेक्टर हट जाएगा ds cos थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा जब हम किसी अल्प पृष्ठ के लिए बात करेंगे। जब पृष्ठ, पहली कंडीशन, जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर हो, मतलब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर होगा, उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स क्या निकलेगा वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पूरा मान आ जाएगा इसका, ठीक है। तो पहली स्थिति, जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर हो। सदिश क्षेत्रफल तो हमको पता है कि वो पृष्ठ के लंबवत होता है, मतलब पृष्ठ ऐसे, ये सदिश क्षेत्रफल हमेशा ऊपर रहेगा। हम यहाँ ds यूज करते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, अल्प क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल, ये ऊपर की ओर। पहली कंडीशन हम ले रहे हैं कि जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसको पृष्ठ मान ले रहे हैं, इसको विद्युत क्षेत्र मान ले रहे हैं, दोनों समांतर हो। ये ऐसे है तो ये ऐसे समांतर, ये ऐसे है तो ये ऐसे समांतर, ठीक है। जब ये समांतर है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये E हो गया हमारा, ये ऊपर की ओर दिखा रहा है E, दोनों समांतर है, ऐसे 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 करने पे लंबवत हो जाएगा, ये दोनों लंबवत हो गए, या तो ऐसे दोनों या तो ऐसे, ये समांतर है। और जो सदिश क्षेत्रफल है वो तो हमेशा लंबवत होगा, तो इस सदिश क्षेत्रफल इस तरफ से ऊपर की ओर, और ये विद्युत क्षेत्र है, ये ऊपर की ओर और ये इस तरफ, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र तो समांतर है, लेकिन जो E और ds है इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर बहुत जगह काम आएगा कि पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र जब समांतर होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है, E और ds के बीच में एंगल बनता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, d phi e इक्वल टू e इंटू ds cos 90 डिग्री, d phi e इक्वल टू e इंटू ds, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब पूरा का पूरा 0। जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर होंगे तो गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस खत्म। सेकंड पॉइंट, जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र लंबवत हो तो, ठीक है, जब पृष्ठ, अच्छा उसको यहां लिख देते हैं, इसका काम तो हो गया, इसका काम तो हो गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र लंबवत हो तो, मतलब अब ये पृष्ठ हमारा,
और विद्युत क्षेत्र समांतर न होकर होगा लंबवत, मतलब ये। अब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है और डीएस भी इसी दिशा में है, मतलब डीएस सदिश क्षेत्रफल डीएस ऊपर की ओर है और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी यहाँ लंबवत है, ऊपर की ओर है, तो ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र ई और डीएस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। ठीक है, चलो डायग्राम ऐसे शो कर सकते हैं कि डीएस जा रहा है ऊपर की ओर और विद्युत क्षेत्र भी है ऊपर की ओर ई, इसमें दिखा सकते हैं। तो दोनों में दोनों समांतर हो गए, समांतर होने में एंगल के समय थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र तो लंबवत है, लेकिन जो सदिश क्षेत्रफल है डीएस और विद्युत क्षेत्र है उन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है, वो पृष्ठ पर डिपेंड थोड़ी कर रहा है वो। ठीक है, तो हाँ, डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आएगा डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस। तो हमें एक चीज पता चलता है कि जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र समांतर होगा तो विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, और जब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये था विद्युत फ्लक्स। अब देखते हैं गॉस का प्रमेय क्या कहता है और उसे हम सिद्ध किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय क्या है, देन हम गॉस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो गॉस प्रमेय क्या है, इसका प्रमेय लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ, ये किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, ठीक है, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मिला के लिखेंगे इसको तो फाई इक्वल टू q/ε0 आता है, ये सूत्र बनेगा। ठीक है, ये है गॉस का प्रमेय। अब गॉस के इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय लिख लीजिए, जो मैंने बोला है इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा। देन अब इसका थ्योरम को हम सिद्ध करते हैं गॉस के प्रमेय को। तो हम एक पृष्ठ ले लेते हैं। पृष्ठ हम कैसे बना सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक थोड़ा गोलाकार पृष्ठ लेते हैं और गोलाकार पृष्ठ के केंद्र पर इस पृष्ठ को नाम देते हैं S। माना एक बंद पृष्ठ S, उसका केंद्र O है, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, अब कहीं भी लेंगे तो गोला मान लिए तो कितनी दूरी पे लेंगे तो सब तरफ r ही होगा, बिंदु P कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या लिखना है, थ्योरी में लिख लेंगे। माना S एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये प्रमेय स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका थ्योरी प्रमेय का मेन डेफिनेशन लिखने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन। तो माना S एक बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु O से r दूरी पर पृष्ठ के सतह पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू फॉर्मूला अपना पहले पढ़ चुके हैं इंटू q/r²। ठीक है, अच्छा प्लस क्यू स्टार्टिंग तो ऐसे लिखेंगे। माना ऐसे बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इससे r दूरी पर बिंदु P है जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r² है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। अब हम मान करते हैं कि बिंदु P पर एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं। यदि कोई वस्तु गोल है जैसे फुटबॉल, अच्छा गोल जैसे फुटबॉल हो गया और टेनिस बॉल हो गया या ड्यूस बॉल हो गया, तो उसका एक छोटा सा ऊपर का भाग लेंगे, एक बिंदु P कहीं भी मान लो और उसके छोटा सा ऊपर का भाग लेंगे तो कुछ ऐसा गोला बनेगा उसके ऊपर। ठीक है,
बिंदु पी उसके बीच में एक गोला बनेगा। तो यहाँ भी हम वही लिए हैं, ऊपर एक भाग ले लिए। चूंकि प्लस क्यू आवेश को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे इतनी दूर जाती हुई दिखाई देगी, तो ये ई, चूंकि ये पृष्ठ यहाँ पे है अल्प पृष्ठ ds, ठीक है। अभी जो अल्प पृष्ठ ds है ये ऊपर का एक भाग है ds, तो हमको पता है कि जो ds का सदिश क्षेत्रफल होता है वो ऊपर की ओर होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। E भी उसी डायरेक्शन में और ds भी उसी डायरेक्शन में, ठीक है। सदिश क्षेत्रफल और E दोनों एक ही दिशा में है, दोनों समांतर है। हम पृष्ठ की बात करें, पृष्ठ और E तो लंबवत है, ठीक है। तो ds और E क्या है, दोनों समांतर है, दोनों समांतर है तो एंगल बने दोनों के बीच में 0 डिग्री का। तो यहाँ कुछ जमाते हैं। अच्छा, इसके बाद थ्योरी लिख लेंगे कुछ अपन। माना बिंदु P पर ds अल्पांश का एक पृष्ठ ले लेते हैं जिस पर कुल विद्युत फ्लक्स d phi E इक्वल टू E इंटू ds। चूंकि इससे पहले हम केवल पृष्ठ की बात करते थे, अब चूंकि हम बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बंद समाकलन का साइन लगा लेते हैं। तो d phi E इक्वल टू, ये फाई नहीं है, ये बंद समाकलन है, ये फाई है, E इंटू ds cos थीटा। चूंकि वेक्टर E और वेक्टर ds परस्पर समांतर है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो E और ds समांतर है। हम चाहे तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि वेक्टर E और ये जो अल्प पृष्ठ ds है वो लंबवत है। जब वो लंबवत होते हैं तो भी हम थीटा इक्वल 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको मेन होता है E और ds से, जो थीटा बनता है E और ds के बीच में कोण होता है। तो परस्पर समांतर थीटा इक्वल 0 डिग्री वहां पुट कर देते हैं। d phi इक्वल टू E इंटू ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1, तो बचेगा d phi E इक्वल टू E इंटू ds। E की वैल्यू वहां से पुट कर देते हैं समीकरण से अपन, ठीक है। तो यहाँ नोट करते हैं, d phi E इक्वल टू बंद समाकलन E की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर और ये ds। क्योंकि ये जो बंद समाकलन होता है ये पृष्ठ के लिए होता है, तो पृष्ठ वाला चीज अंदर रहेगा, बाकी सब चीज बाहर। तो d phi E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर बंद समाकलन ds। ये आ गया। यदि हम यहाँ पे गोल मान रहे हैं इसको, पूरे s को, तो ds क्या था, केवल एक अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल था। अब वो पूरा बंद पृष्ठ बोला है तो बंद पृष्ठ यहां से स्टार्ट होगा वापस यहां तक आएगा, मतलब हमको इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल फाई ds, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। इसलिए क्योंकि अभी कुल विद्युत फ्लक्स निकलने वाला है तो सीधे मैं d phi E को phi E लिखूंगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो था केवल छोटे के लिए था, क्योंकि हम पूरा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल phi E, d नहीं लगेगा, Q बाई R स्क्वायर और 4 पाई R स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई इसकी। तो 4 पाई से कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, बचा phi E इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है जो मैथमेटिकली रूप से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है, कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है।
ठीक है, तो ये था गॉस का प्रमेय। यदि इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले स्टार्टिंग में थ्योरी क्या लिखना है समझा देता हूँ। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींचिए। जो बिंदु O से होकर जाता है, गोला बनाना इसको अच्छे से, ठीक है। बिंदु P से होकर जाता है। अब यह पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो एक समान होगी तथा इस पृष्ठ के लंबवत होगी। जो कि यहाँ पे प्लस Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस तरफ होगी। ओके, तब यहाँ पे इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू बंद समाकलन E इंटू ds। अब यहाँ पे हम ये कोई पृष्ठ बनाते हैं तो हमको देखते हैं कि जो ds है और E है एक दूसरे के बीच समांतर है, तो एंगल बनता है 0 डिग्री। तो हमारे पास बनेगा फाई E इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा, दैट मीन्स फाई E इक्वल टू बंद समाकलन E इंटू ds, जो कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फाई E छोटा छोटा बनाया हुआ, यहाँ खाली बड़ा बन गया। तो E बाहर आ जाएगा, फाई ds जो कि फाई ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। गॉस प्रमेय में देखे थे इसकी वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर आती है। ये बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, फाई इक्वल टू E 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, एक सूत्र ये निकल गया, समीकरण एक देते हैं इसको। ओके, हम यहाँ लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, ये तो विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन से आया। गॉस के प्रमेय से क्या आता है, गॉस के प्रमेय से फाई E इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। तो समीकरण एक और समीकरण दो, फाई बराबर ये है, फाई बराबर ये है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। यह समीकरण एक और दो से लिखते हैं, समीकरण एक और दो से। तो क्या क्या जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया नीचे, गुणा कर दिया। अब इसके बाद लिखेंगे यदि बिंदु P पर Q नॉट परीक्षण आवेश हो तो, या परीक्षण आवेश Q नॉट हो तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू E Q नॉट। ये क्या सा है, फॉर्मूला पढ़े थे ना विद्युत क्षेत्र में, E इक्वल टू F बाई Q नॉट होता है। तो F की वैल्यू निकालोगे तो E इंटू Q नॉट आ गया। इस E के मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसलिए F इक्वल टू E की जगह रख देंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अच्छा R स्क्वायर भी नीचे था, ओके, और इंटू Q नॉट। इसको जमा के लिखते हैं, ठीक है, इधर नोट करेंगे।
इतना नोट कर लेंगे तो मैं पूरे इधर को मिटा दे रहा हूँ। फिर लास्ट लाइन बस ऐड करना है इसमें। तो इसके बाद क्या आएगा, इसको जमा के लिखते हैं। f इक्वल टू 1/4/0 इंटू क्यू बाई क्यू नॉट आर स्क्वायर। यही तो है कूलॉम का नियम, यही कूलॉम का नियम है। ओके, तो ये था गॉस के प्रमेय से कूलॉम की नियम की उत्पत्ति। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। थैंक यू।